वो निचकर करूँगे शर्ट का ये लिखो। नमस्कार। राजनीति विज्ञान की कक्षा में, राजनीति विज्ञान की जो हमारी कक्षाएं चल रही थी उसमें आगे हमारा जो दूसरा लेसन है वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, पहला लेसन हमारा पहले की जो 3 कक्षाएं थी उसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आज का हमारा जो सेकंड लेसन रहेगा, पहले में हमने पढ़ा था शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध क्या था, किस प्रकार से ये चला था, कौन कौन से देश शामिल थे, किस प्रकार घटनाक्रम चला था, उसके बारे में हमारी पीछे की जो 3 क्लासेज है उसमें आप पढ़ चुके हैं। और किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो उसको दोबारा देख सकता है। ठीक है, तो आगे हमारा जो सेकंड लेसन रहेगा उसमें है, जो सेकंड लेसन है उसका जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, यानी पहले हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध के टाइम में 2 ध्रुव बन चुके थे, यानी विश्व के 2 किनारे बन चुके थे। ठीक है, एक तरफ तो था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ रूस। ठीक है, 2 किनारे बन चुके थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इसके बारे में पूरा कालक्रम है, पूरा जो घटनाक्रम है इसका पढ़ चुके थे हम, किस प्रकार इनके बीच में युद्ध हुए थे, किस प्रकार से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो चला था। ठीक है, उसके बाद 2 ध्रुवीयता, 2 ध्रुव बने थे, एक तरफ ये बना था, उसके बाद इसका जो अंत हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, यानी इसका जो अंत है, इसका जो एंड है, यही पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से ये जो दोनों ध्रुव है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था 1991 में इसका एंड पढ़ा था हमने। ठीक है, 1991 में जब सोवियत संघ है वो विघटित के बाद क्या है, जो ये जो है इसका अंत हो गया था 2 ध्रुवीयता का। ठीक है, 2 ध्रुव यानी 2 ध्रुव खत्म हो गए थे, एक किनारा इसमें से खत्म हो गया था, तो एक तरफ जो है ये बच गया था, सिर्फ अमेरिका बच गया था। ठीक है, यानी 2 ध्रुवीयता का जो अंत है वो इसके हुआ था। यानी ये जो हमने पढ़ा था 1945 से 91 तक शीत युद्ध का जो घटनाक्रम हमने पढ़ा था, इसमें जो पूरा चला था, उसके बाद 1991 में जो सोवियत संघ का जो घटनाक्रम हुआ था, यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद क्या है इसका जो है अंत हो गया, उसके बाद इसे 2 ध्रुवीयता का अंत कहा जाता है। यानी जब है विश्व में एक बड़ी महाशक्ति है वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब बची थी सिर्फ एक, तो इसमें किस प्रकार से इसका घटनाक्रम हुआ था, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हुई थी, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो घटनाक्रमों में हमने सबसे पहले पढ़ा था बर्लिन की जो दीवार है। ठीक है, यानी पीछे शीत युद्ध में हमने शीत युद्ध के घटनाक्रमों में 1961 में 1961 में हमने पढ़ा था जो है इसमें कि बर्लिन की जो दीवार है, बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार किस लिए बनाई गई थी? बर्लिन की दीवार कि पश्चिमी बर्लिन जो था, पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करने के लिए उन दोनों के बीच में एक दीवार बनाई गई थी। 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, वो दोनों को अलग अलग विभाजित करने के लिए जो है बनाई गई थी। ठीक है, यानी एक तो इसमें साम्यवादी खेमे का प्रतीक था, ठीक है, और दूसरी तरफ पूंजीवादी। तो इनके बीच में ये जो दीवार बना दी गई थी, यानी इनका अलग अलग क्या है विभाजन कर दिया गया था। और ये जो घटना है शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु था। ठीक है, यानी इसके 2 विभाजन हो चुके, शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु है वो बर्लिन की दीवार माना जाता है 1961। और उसी समय की जो दूसरी घटना थी क्यूबा संकट, ठीक है, तो ये जो उस समय है शीत युद्ध का चरम था। उसके बाद ये जो दीवार बनी थी, इस दीवार को गिराया कब गया था? इस दीवार को बाद में है यहाँ के लोगों ने गिरा दिया था। कब गिराया गया था? 9 नवंबर 1989। ठीक है, इस समय ये दीवार क्या है गिरा दी गई। ठीक है, गिराई किसने थी? यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने इसको क्या है इस दीवार को गिरा दिया। ठीक है, ये दीवार है दोनों के। और इस दीवार के गिरने के बाद क्या हुआ? जर्मनी का क्या शुरू हुआ? एकीकरण। यानी ये दीवार है वो विभाजन का प्रतीक थी, और जब ये दीवार गिरा दी गई तो ये क्या जर्मनी का उसके बाद क्या शुरू हुआ? एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का किस प्रकार से एकीकरण शुरू हुआ था? ठीक है, तो उसके बाद ये जो हमने पढ़ा था कि जो ये दीवार गिरी, उसके बाद पूर्वी जर्मनी के जो 8 देश थे, यानी पूर्वी यूरोप के
जो 8 देश थे वो एक एक करके सोवियत संघ से क्या होने लगे, अलग होने लगे। यानी 1989 के बाद जो यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था, ठीक है, यूरोप का पूर्वी हिस्सा किसके साथ था, सोवियत संघ के साथ था। किसके साथ था, सोवियत संघ के साथ था, ठीक है। 1980 यानी ये जो घटनाक्रम है इसके बाद क्या शुरू हो गया था, इसका विभाजन शुरू हो गया था। यानी सोवियत संघ के जो घटनाक्रम में मुख्य बिंदु ये था, बर्लिन की दीवार गिरी तो इसकी विचारधारा का क्या है, लोगों ने खंडन करना शुरू कर दिया था। यानी पूर्वी यूरोप के जो 8 देश है वो एक एक करके सोवियत संघ से क्या हो गए थे, अलग होने शुरू हो चुके थे, ठीक है। तो ये किस कारण से अलग हुए थे, और सोवियत संघ है वो चुपचाप बैठा देखता रहा था, ठीक है। एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी लेकिन वो किस कारण से बैठा है, वो देखता रहा था। किस कारण से क्या है, वो देखता रहा था। तो ये क्या है कि क्योंकि ये किसी सैन्य ताकत के कारण नहीं हुआ था, किसी सेना ने नहीं किया था, क्योंकि किसी सैन्य दबाव में या किसी सैन्य दबाव में या किसी महाशक्ति के दबाव में जो है वो अलग नहीं हुए थे, ठीक है। ये किसके कारण हुए थे, जनता के दबाव में हुए थे, ठीक है। क्योंकि इन देशों की जो जनता है वो साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। इन लोगों ने ये कह दिया था कि हमें साम्यवादी जो व्यवस्था है वो पसंद नहीं है, यानी ये लोग साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ आ गए। इसलिए इन लोगों ने क्या है, सोवियत संघ से क्या करना शुरू कर दिया, सोवियत संघ से इन लोगों ने क्या कर लिया, किनारा कर लिया, ठीक है। तो ये जो है कि ये इसका चरम बिंदु है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा जो लेसन रहेगा कि किस प्रकार से जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, किस प्रकार से जो है इसका अलग अलग भागों में ये बंटा, किस कारण से, और उसके बाद इसके परिणाम क्या हुए थे, ठीक है। भी किस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद उसके परिणाम क्या सामने आए, और इससे जो देश अलग हुए उन देशों का क्या हुआ, ठीक है। और इसका एक और है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ा, और इसके भारत पर क्या असर पड़े। तो ये 4 चीजें हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, सोवियत संघ के परिणाम क्या थे, ये विघटन के परिणाम क्या थे, इसके बाद जो देश अलग हुए उन देशों का क्या हुआ, और भारत पर इनका क्या असर पड़ा था। इसके बारे में हमें वो इस लेसन में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोवियत संघ प्रणाली थी क्या, ठीक है। तो सबसे पहले है भी हमें ये जानना पड़ेगा, उससे पहले भी सोवियत संघ क्या था, किस प्रकार से इसकी जो प्रणाली चली थी। तो पहला जो हेडिंग टॉपिक रहेगा इसमें कि सोवियत प्रणाली है वो क्या थी। भी सोवियत प्रणाली थी क्या, कौन सी व्यवस्था थी इसमें, किस प्रकार से ये जो व्यवस्था है वो सामने आई थी, किस प्रकार से ये जो पूरा सिस्टम है वो बना था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो सामने आया था। सबसे पहले ये जो व्यवस्था सामने आई थी 1917 के बाद, 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, 1917 में रूस में क्रांति होती है, ठीक है। साम्यवादी क्रांति कहा जाता है जिसे, साम्यवादी क्रांति, जो किस व्यवस्था के खिलाफ थी, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ। यानी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक क्रांति हुई थी जो है 1917 में, साम्यवादी क्रांति। और इस क्रांति के प्रमुख जो नेता है वो है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन है वो इसके प्रमुख नेता रहे थे। तो ये साम्यवादी और ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या पूंजीवादी व्यवस्था थी +1 में, जैसा हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था, ठीक है। यानी पूंजीवादी वो क्या है, जिसमें धन संपत्ति वाले लोगों का, यानी जिनके पास पूंजी होती है उन्हीं का बोलबाला, और समाजवादी या साम्यवादी जिसमें पूरे समाज को एक साथ लेकर के चला जाता है, ठीक है। पूंजीवादी में सिर्फ पूंजीवादी लोग हैं, उनके उद्योग धंधे उनके हाथ में होते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है, और लाभ का ज्यादा प्रतिशत इनके पास जाता है। लेकिन समाजवादी जो व्यवस्था है वो क्या है, एक उत्तम व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें क्या है कि इसमें जो समाज का प्रत्येक हिस्सा है उसकी बराबरी होती है, ठीक है। समाज का हर व्यक्ति बराबर है, इसकी जो व्यवस्था है वो अलग अलग जो रखी जाती है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसमें सब में क्या है, सबका बराबर हिस्सा होता है। उत्पादन के साधनों पर जो हिस्सा है सबका बराबर होता है, ठीक है। ये जो समाजवादी व्यवस्था है, और इसमें क्या है, इस क्रांति में जो निजी संपत्ति, यानी इसमें निजी संपत्ति को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। निजी संपत्ति यानी निजी जो संपत्ति है कि पूंजीवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को ज्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है, कि लोग अपनी संपत्ति, जैसे कि जिसके पास पैसा है वो उद्योग लगाएगा, ठीक है, वो अपनी मर्जी से सिस्टम बनाएगा, जैसे जितना चाहे लोगों को देगा। लेकिन इसमें क्या है, उत्पादन के और लाभ के साधनों पर सबका क्या होगा, बराबर अधिकार होगा, ठीक है। इसलिए इस व्यवस्था को क्या है, समाजवादी व्यवस्था है वो कहा जाता है, ठीक है।
तो इस व्यवस्था के खिलाफ जब ये हुआ तो उसके बाद साम्यवादी गणराज्य 1917 की क्रांति हुई थी पूंजीवाद के खिलाफ। उसके बाद समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था, सोवियत संघ रूस है, वो 1917 के बाद है वो सामने आया। ठीक है, इस 1917 के बाद ये व्यवस्था है वो पहली बार सामने आई थी पूरे विश्व के सामने। इसका जो स्वरूप है वो सामने, और नए नए देशों ने इसे पसंद भी किया। ठीक है, बहुत से देश इसके साथ शामिल हुए, नए नए देशों ने इसे शामिल किया, नए नए देशों ने इस व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि ये सबका क्या है, इसमें इस व्यवस्था का काफी बोलचाला था। ठीक है, तो ये इस व्यवस्था के खिलाफ हुए थे लोग, तो जो भी इसके खिलाफ थे वो इनके साथ आने शुरू हुए। ठीक है, ये एक नई व्यवस्था का उद्गार उन लोगों ने शुरू किया। ठीक है, और उसमें जो है, इसमें इस व्लादिमीर लेनिन है जो किसके नेता थे, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है वो इनकी पार्टी थी। ठीक है, और इसके बैनर के तले यानी इनके नीचे ही ये जो व्यवस्था है वो बनी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ने ही समाजवादी इसका निर्माण किया था, और जो नया सोवियत संघ बना था वो उसकी मुख्य धुरी क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी। यानी इस पार्टी के इर्द गिर्द है वो पूरा सिस्टम है वो घूमता था इनका। ठीक है, क्योंकि मुख्य कर्ता धर्ता यही पार्टी थी, समाजवादी जो है साम्यवादी जो व्यवस्था का मुख्य धुरी क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द है ये पूरी जो व्यवस्था है इसकी घूमती थी। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें जितने भी देश हुए थे, तो इस पार्टी ने जब बन चुका था तो ये क्या है, एकमात्र पार्टी थी, सोवियत संघ की क्या है, एकमात्र पार्टी थी। इस समय रूस के अंदर ना ही तो कोई दूसरी पार्टी थी, यानी ना किसी दूसरे राजनीतिक दल को महत्व था, यानी किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई महत्व नहीं था। ठीक है, और ना ही यहाँ पर क्या था, विपक्ष, किसी प्रकार का कोई विपक्षी दल है इसमें शामिल था, यानी एकमात्र जो है कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी सिर्फ, ना ही इसमें कोई दूसरा दल शामिल था, ना ही इसमें किसी प्रकार की। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने इसके खिलाफ थे, उस समय ये व्यवस्था है काफी प्रबल थी। ठीक है, काफी ज्यादा समर्थक थे इसके, लोग काफी ज्यादा मानते थे, तो इस समय काफी ये जो है स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में काफी जो है ये पार्टी सामने आई थी। ठीक है, और दूसरा उसके बाद ये 1917 की घटना है, यानी 1917 के बाद अस्तित्व में आया था। उस समय क्या प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उसके बाद ये जो है उसके बाद अस्तित्व में, यानी जब ये प्रबल कब हुई थी, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर चला, उसके बाद में रूस एक महाशक्ति के रूप में क्या है सामने आया था। उस समय रूस और अमेरिका क्या है काफी सामने आए थे एक दूसरे के सामने, यानी रूस है अब वो एक काफी बड़ी ताकत बनकर के सामने आया था। तो अब इसमें पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे, पूर्वी यूरोप के देश हैं वो सोवियत के खेमे में शामिल होने लगे, यानी सोवियत पूर्वी यूरोप के देश हैं वो सोवियत संघ के साथ है। ठीक है, ये सोवियत संघ एक एक करके पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे सारे सोवियत के खेमे में क्या है शामिल होने लगे। ठीक है, और इनका जो आंकड़ा है वो बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि पूर्वी यूरोप के ये देश इनके साथ क्यों आए, क्योंकि सोवियत संघ की सेनाओं ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से आजाद करवाया था। ये जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे फांसीवादी ताकतों के गुलाम थे। ठीक है, वो पूर्वी सोवियत संघ ने इनको इनके साथ आजाद करवाया, तो आजाद करवाने के बाद ये देश है इनके साथ क्या हो गए, ये इनके साथ शामिल हो गए। तो जब ये देश इनके ग्रुप में शामिल हो गए तो इन्होंने सोवियत संघ ने इनकी अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से डाला, यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी इसको इन्होंने अपने तरीके से बनाया, यानी जिस प्रकार की साम्यवादी प्रणाली इनकी थी उसी साम्यवादी प्रणाली की तर्ज पे इनकी जो व्यवस्था है वो गठित की गई। ठीक है, इनकी जो पूरी व्यवस्था है वो इसके तौर पे जो है बनाई गई। ठीक है, और इसमें काफी देश शामिल हुए और इसको क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, दूसरी दुनिया भी कहा जाता है इसको, यानी इससे जितने भी देश हैं जो शामिल हुए थे वो दूसरी दुनिया के देश हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है साम्यवादी रूस के साथ साथ आए थे, इसकी जो व्यवस्था चली थी, और इसका नेता कौन बना था, दूसरी दुनिया का जो प्रमुख कौन था, वो था सोवियत संघ रूस, क्योंकि ये सबसे बड़ी महाशक्ति थी, इन्होंने बाकी देशों को आजाद करवाया था, इसलिए बाकी देश इनके साथ आए थे। तो सबसे बड़ा ताकत कौन है इसमें, सोवियत संघ थी। ठीक है, और इसी के आधार पर इन्होंने जो है पूरे इनके साथ जितने भी देश थे उनको, उनमें जो व्यवस्था थी उनको
अपने तौर तरीके पे इन्होंने डाला। ठीक है, तो इनकी जो व्यवस्था थी वो कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी प्रणाली। ठीक है, तो ये जो प्रणाली है उस समय काफी उन्नत प्रणाली थी। ठीक है, काफी उन्नत थी। इसमें रोजगार के जितने भी साधन है और जितने भी रोजगार के साधन हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, जितने भी लाभ के साधन हैं, सब पर क्या है? सबका बराबर नियंत्रण होता है। ठीक है, लाभ के और उत्पादन के साधनों पर सबका क्या है? बराबर नियंत्रण होता था। ठीक है, तो ये जो इसमें इसलिए इस व्यवस्था को काफी देशों ने क्या है? पसंद किया। ठीक है, इसके बाद जो है सोवियत संघ है वो एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। ठीक है, सोवियत संघ है वो अब एक क्या है? इसके साथ काफी देश शामिल हो गए, इसकी जो व्यवस्था है वो काफी फैल गई। तो अब सोवियत संघ क्या बन गया? एक महाशक्ति। सोवियत संघ है वो एक महाशक्ति के रूप में। उसके बाद 1945 का काल हमने जो पहले पढ़ा था सोवियत संघ का, कि एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया। अमेरिका के बाद, अमेरिका को अमेरिका के अलावा किसी भी देश की जो व्यवस्था है वो इनके बराबर की नहीं थी। ठीक है, एक अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी देश इनके मुकाबले में कहीं नहीं आते थे। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है, क्योंकि अब रूस है वो काफी प्रबल, काफी बड़ी महाशक्ति, काफी जो देश है वो इसके साथ मिल चुके थे, इसके साथ जुड़ चुके थे, तो अब ये एक महाशक्ति का रूप ले चुका था। ठीक है, तो इस व्यवस्था में, और इसका कारण क्योंकि रूस के पास है, क्योंकि बहुत से देश किसके साथ आए, तो इससे जो है संसाधन, इसके बहुत से संसाधन हो गए, संसाधनों पर इनका जो है काफी अधिकार, क्योंकि छोटे छोटे जो देश शामिल होते हैं उन देशों के संसाधनों पर इनका क्या है? अधिकार हो जाता। ठीक है, संसाधनों पर उसके जो है, उसके बाद उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो आय के साधन है, ठीक है, उसके बाद उसके जो है खनिज तेल है, खनिज तेल, ऊर्जा संसाधन है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो इनके पास प्रबल मात्रा में थी। ठीक है, तो इनके कारण क्या है? जो है रूस एक महाशक्ति जो है वो बनने लगा था, यानी एक रूस एक महाशक्ति के रूप में क्या है? उभरने लगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास उनके संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, खनिज तेल था, ऊर्जा संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। ठीक है, आवागमन के साधन थे, परिवहन व्यवस्था काफी मजबूत थी। तो अब रूस क्या है? एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, हो चुका था। ठीक है, अब ऐसा यानी अमेरिका को छोड़ करके विश्व में ऐसा कोई देश नहीं था जो क्या है? रूस की टक्कर ले सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? जो इसकी जो व्यवस्था है, और उसके बाद यहां पर जो औद्योगिक प्रणाली है, इसमें प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि उस समय जो अमेरिका और रूस थे उसकी क्या है? उद्योग शक्ति, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो इनके पास उद्योग शक्ति काफी प्रबल थी। इनके पिन से लेकर के कार तक सब कुछ बनाने के उद्योग थे इनके पास। ठीक है, तो काफी बड़ी व्यवस्था बन जाती थी, क्योंकि संसाधन है, काफी देश जुड़े हुए थे, उन संसाधनों से कच्चा माल प्राप्त हो जाता था, और उसके बाद जो जितना भी माल बनता था उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो जाते थे। तो इसके लिए क्या है कि इनकी उद्योग क्षमता है जो काफी ज्यादा बढ़ने लगी, और ये क्या है? पूरे विश्व में। लेकिन इनकी क्या है? हालांकि इनकी जो पश्चिम के देश थे उनसे कम थी, यानी अमेरिका और बाकी देशों के मुकाबले उनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन अपने स्तर पे ये क्या है? जो है मजबूत है, यानी खुद सेल्फ जो है ये अपने तरीके से मजबूत थे। लेकिन पश्चिम के देशों के मुकाबले क्या है? थोड़े कमजोर थे, यानी इनकी जो प्रौद्योगिकी है वो पश्चिम के मुकाबले थोड़े कम स्तर की थी, लेकिन फिर भी क्या है? ये जो है काफी उच्च स्तर की, यानी अपने तौर पर इन्होंने खुद को जो है प्रबल बनाने का प्रबंध काफी कर रखा था। ठीक है, और अपने जो नागरिकों के लिए उन्होंने जो सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध करवाई, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं इनके नागरिकों को काफी प्रबल मात्रा में उपलब्ध थी। बेरोजगारी नहीं थी किसी प्रकार की, बेरोजगारी है वो इस व्यवस्था में किसी प्रकार की बेरोजगारी उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था का ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या सब लोगों को बराबर मौका मिलता है, उत्पादन के साधनों पर सबका बराबर है, जितना लाभ होता है वो भी सब लोगों में क्या है? बराबर बढ़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो इसमें जो है उसके बाद राज्य का जो है, तो ये जो है कि इतनी बड़ी व्यवस्था बन चुकी थी, उसके बाद इसका विघटन क्यों हुआ? तो ये व्यवस्था बिगड़ी कैसे? यानी कि काफी बड़े तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है, तो इसमें क्या है कि जब दूसरा विश्व युद्ध के बाद नए नए जो देश शामिल हुए थे, 15 गणराज्यों ने मिलकर के, 15 गणराज्यों की जनता ने मिलकर के जो है सोवियत संघ का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, सोवियत संघ का क्या निर्माण किया था? किस लिए किया था? ताकि उनकी संस्कृति की, उनके संसाधनों की
और उनकी जरूरतों की रक्षा हो। ठीक है, यानी इन देशों की जो जनता है इन्होंने इसको समर्थन दिया, क्यों दिया? ताकि क्या है, वो इसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे, इनके संसाधनों की रक्षा करेंगे, इनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, और उनके जो है ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसा उन लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ। ठीक है, उपलब्ध नहीं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें क्या है कि समाजवादी जो व्यवस्था है, इसका सबसे बड़ा दोष क्या है कि इसमें जो समाजवादी व्यवस्था में नौकरशाही जो प्रणाली है वो सबसे ज्यादा प्रबल हो जाती है। नौकरशाही यानी अफसर आदि जो हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके हाथ में सबसे ज्यादा जो पावर है वो आ जाती है। और ये इसी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, क्योंकि इसमें जो है समाजवादी प्रणाली में जैसे उद्योग वगैरह लगाने का जो भी अधिकार है वो सरकार के पास होता है, सारा सिस्टम। तो अब क्या है, सरकार का हो गया, तो सरकारी कर्मचारी है, नौकरशाही है, अफसर है जितने भी, वो सत्ता के असली हकदार, यानी पावर किसके हाथ में थी? इनके हाथ में पावर आ गई। तो इन लोगों ने क्या है, इसका क्या है, गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। और दूसरी बात ये कि जितनी ये जो 15 देश थे, इन 15 देशों का प्रधान कौन था? इनका नेता था रूस। ठीक है, और रूस के अंदर जो इसकी मुख्य पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है वो इनकी प्रमुख पार्टी थी, ना ही कोई दूसरा राजनीतिक दल था, यानी इसके अलावा किसी प्रकार की कोई राजनीतिक दल नहीं था, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विपक्ष था, यानी ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं थी जो इसके लिए क्या है, आवाज उठा सके। ठीक है, तो अब सिर्फ है रूस, इस पार्टी ने सिर्फ रूस के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा, बाकी जितने भी राष्ट्र थे इन देशों की जनता की क्या की? उपेक्षा की। ठीक है, ये जनता अपने आप को उपेक्षित और दमित महसूस करने लगी, यानी ये लोग किस लिए आए थे? अपने भी हमारी जो है संस्कृति की, हमारी जो है हमारी रक्षा करेगा ये। लेकिन ये क्या है कि इन्होंने तो इनकी गौर करनी छोड़ दी। ठीक है, कि सिर्फ रूस है वो प्रभावी हो गया, इसमें रूस को जिस तरह से फायदा होगा वो देखा जाता, ना कि बाकी जो इसके जो अलग के जो राष्ट्र हैं उनको देखा जाता। ठीक है, तो इनकी जनता है वो दमित महसूस करने लगी और उन्होंने धीरे धीरे इससे क्या है, अलग होने का फैसला करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो कारण है इसका माना जाता है, क्योंकि और एक दूसरी इसमें राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई दूसरी इसके पार्टी नहीं थी कि जो जैसे मन मर्जी ये चाहते वैसे ये करते। नौकरशाही है, अफसरों का चलन हो गया, तो अफसरों ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। नौकरशाही प्रणाली थी, ये ज्यादा प्रभावी होगी, तो इन लोगों ने क्या है, लोगों को दमित, लोगों के अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और किसी भी प्रकार की जो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, यानी इस साम्यवादी प्रणाली का सबसे बड़ा जो दोष है कि हमने पीछे पड़े थे कि हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली है वर्तमान में, ठीक है, तो उसमें लोगों को अधिकार दिए हमें, जैसे हमारे संविधान में मिले, मौलिक अधिकार मिले, तो इसमें समाजवादी प्रणाली में क्या है, लोगों को अधिकार नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो अधिकार है लोकतंत्र, कि लोगों का तंत्र नहीं है, भी सरकार जैसे चाहती है वैसे सिस्टम चलाती है। ठीक है, दूसरी थी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। अभिव्यक्ति की मतलब विचार प्रकट करने की जो आजादी है वो नहीं थी, यानी इनको विचार पर लोकतंत्र नहीं था, लोगों का शासन नहीं था। ठीक है, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक पार्टी। और उसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी बोलने के लिए नहीं, बोलने नहीं दिया जाता कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। ठीक है, ये होती है बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी मतलब आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। ठीक है, ये सबसे बड़ी जो है दिक्कत थी समाजवादी प्रणाली की। ठीक है, तो इससे लोग अपने विचार कैसे व्यक्त करने लगे, कार्टूनों के माध्यम से। कार्टूनों के माध्यम से लोगों ने है वो अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए। कार्टूनों के माध्यम से कैसे, जैसे अखबार में कार्टून कोना आता है। ठीक है, आजकल जो अखबार वगैरह पे, न्यूज वगैरह पे जो कार्टून बनाए जाते हैं, ठीक है, कार्टूनों के माध्यम से किसका है, सरकार की। उन कार्टूनों में ऐसी ऐसी बातें कह जाती है सरकार के लिए, तो उसके क्योंकि लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, तो वो कार्टूनों के माध्यम से क्या अपनी अभिव्यक्ति करते थे। किस लिए करते थे, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, उनमें वो चीजें नहीं मिल रही थी जो उन्हें एक सरकार के तहत चाहिए होती है। ठीक है, तो ये जो है इसके विघटन का सबसे बड़ा जो कारण है वो माना जाता है। इसी कारण से लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। ठीक है, इसलिए क्या है इस व्यवस्था को। और दूसरी ये क्योंकि पश्चिम के जो देश थे, पश्चिम में पूंजीवादी प्रणाली थी। ठीक है, पूंजीवादी प्रणाली थी पश्चिम के देशों में, पूंजीवादी व्यवस्था थी पश्चिम के देशों में, लेकिन वहां पर क्या था, लोकतंत्र। लोकतंत्र था, अभिव्यक्ति की आजादी थी, लोगों की बात है वो सुनी जाती थी। ठीक है, इन लोगों ने देखा इस व्यवस्था को। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, बर्लिन का एक हिस्सा किसकी तरफ था, इनकी तरफ था, और दूसरा हिस्सा किनकी तरफ था, इनकी तरफ था। ठीक है, और बर्लिन के बीच में जो दीवार बनी थी, वो दीवार जब टूटी तो यानी उस दीवार के उस तरफ, यानी उस तरफ की जो व्यवस्था है वो काफी प्रबल थी। ठीक है,
तो उसके बाद इस दीवार के टूटने से जर्मनी का एकीकरण हुआ और सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसमें जनता का सबसे बड़ा हाथ है, यानी किसी जो सोवियत संघ का विघटन है वो किसी दूसरी महाशक्ति के प्रभाव में आकर के नहीं हुआ, यानी अपने कारणों से ही इसका क्या हुआ था, विघटन हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या है, और दूसरा है कि सोवियत संघ है वो हथियारों की होड़ थी, हथियारों की होड़। दूसरा कारण क्या है, हथियारों की होड़, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या मची रहती थी, हथियारों की होड़ मची रहती थी। ये कहते हैं हमारे पास ज्यादा है, वो कहते थे हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या है, हथियारों की होड़ में क्या है, इन्होंने अपनी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया, यानी इनकी जो बुनियादी जरूरत थी, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों का जीवन स्तर है, इसकी तरफ क्या है, जो है ऊर्जा संसाधन है, इस पर क्या है, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा किस पर खर्च किया जाता था, हथियारों पे। यानी अमेरिका ने कोई हथियार बना लिया तो रूस को भी वो हथियार बनाना है। ठीक है, यानी अमेरिका ने हथियारों के मामले में, सोवियत संघ ने हथियारों के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, कि अमेरिका को उन्होंने पूरी टक्कर दी थी, बराबर के, उनके बराबर के मुकाबले के हथियार उनके पास थे, लेकिन हथियार बनाने के चक्कर में वो लोग क्या है, जो अपनी बुनियादी जरूरतें हैं जनता की जो है उसका ध्यान नहीं रख पाए थे। ना ही लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवा पाए, ना स्वास्थ्य उपलब्ध करवा पाए, ना जीवन स्तर उपलब्ध करवा पाए। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ था, एक ये भी कारण था इसके विघटन का, क्योंकि उन्होंने वही है पहला कि लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, भी सिर्फ हथियारों की ओर में ये लगे रहे थे। ठीक है, तो ये भी इसका जो है प्रबल कारण माना जाता था। ठीक है, और ये अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए थे, यानी सिर्फ एक पार्टी थी कि जो अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, राजनीतिक जो है अपनी आकांक्षाएं उसको पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, जैसा कि उन्होंने किया था कि एक बार अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया था। 1971 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, लेकिन ये क्या है, खुद की जो है अपनी व्यवस्थाएं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरे नहीं उतर पाए। खुद की जो व्यवस्था है, राजनीतिक प्रणाली है, वो व्यवस्थित नहीं कर पाए और उन्होंने दूसरों की प्रणाली में जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये चीज भी क्या है, जनता को जो है नहीं भाई, इसलिए भी क्या है, ये भी इसका जो कारण है कि इन्होंने दूसरों के मामले में दखलंदाजी ज्यादा की थी और खुद की तरफ क्या है, कम ध्यान दिया था। इसी कारण भी सोवियत संघ का जो है विघटन है वो माना जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, ये सोवियत संघ है धीरे धीरे क्या है, पिछड़ने लगा, यानी अपनी जो व्यवस्था है उसके कारण से ही कि ये क्या है, जो पिछड़ने लगा था। और इससे क्या है, सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो डगमगाने लगी और धीरे धीरे ये सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो ठहरने से लग गई थी। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटा सा जो कारण और माना जाता है, जो है गोर्बाचेव के सुधार, जो हमने पहले भी पढ़े थे, तो मिखाइल जो गोर्बाचेव हुए थे, उसके सोवियत संघ के जो नेता हुए थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके जो सुधार हैं वो भी क्या है, इनमें माने जाते हैं। 1980 के दशक में जो है मिखाइल गोर्बाचेव है, वो इसके सोवियत संघ के जो नेता बने थे मिखाइल, ये हमने पीछे भी पढ़ा था शीत युद्ध के घटनाक्रम में। ठीक है, शीत युद्ध के घटनाक्रम में कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, इसने सुधार करने की सोची थी। ठीक है, तो इसने सुधार किए थे उसने, यानी जो पहले की जो राजनीतिक, यानी ये कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था, यानी एक ही पार्टी थी यहाँ पर, दूसरी तो कोई पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। तो इसने सुधारों पर, क्योंकि पहले के जो है किसी प्रकार ने, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिए थे, जब इसने सुधार करने की कोशिश की, पश्चिम के देशों को देख करके इसने सुधार करने शुरू किए, तो लोगों को पश्चिम की जो चीजें हैं वो लुभावनी लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो साम्यवादी व्यवस्था से काफी प्रबल है। इसीलिए भी क्या है, इन्होंने क्या है, जो इस व्यवस्था के खिलाफ है वो बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, धीरे धीरे जो सोवियत संघ की जो सरकारें हैं वो एक एक करके गिरने लगी, कि सोवियत संघ के साथ जितने भी शामिल देश थे वो एक एक करके क्या है, वो इससे अलग होते रहे और सोवियत संघ है वो सीधा इनकी तरफ देखता रह गया, क्योंकि ये किसी बाहरी ताकत का काम नहीं था, उसके अपने कारणों का, अपने कामों का जो है परिणाम उसके सामने आया था। ठीक है भाई, तो ये जो है हमने आज थोड़ा सा दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में पढ़ा है। दो ध्रुवीयता का अंत मतलब कि दो ध्रुव जो हमने पहले पढ़े थे, अमेरिका
और सोवियत संघ, यानी इनका जो है एंड हुआ था। तो उसके बारे में आज हमने थोड़ा सा पढ़ा कि किस किस कारण से, आज हमने सिर्फ इसके कारण पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जो परिणाम है और वो आगे की क्लासों में रहेंगे, ठीक है भाई। और ज्यादा से ज्यादा है वो लाइव आने की कोशिश करें, जितने हो सकता है आपको टाइम मिलता हो तो उससे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ है वो मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप सर। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो 8th क्लास की मैथ के लिए दिनेश सर मैथ करवाएंगे। मैथ के बाद में हमारी कोशिश रहेगी +2 साइंस के बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री से एक लेक्चर नरेश सर के द्वारा आपको करवाया जाए। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो उसके अभी 5 मिनट के बाद में मैथ की जो है वो क्लास रहेगी दिनेश सर की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाभ उठाते रहिए और अपने सहयोगी जो विद्यार्थी हैं जो दूसरे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उनको भी अपना लिंक शेयर करें, अपने टीचर से लगाई गई क्लासें उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी घर बैठे लाभ उठा सकें और इन विकट परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू।